कर ली थी प्रयोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपकी 2 नंबर पे अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि। देखिए क्या है ये अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि क्या है। तो सबसे पहले अगर अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि की बात करें तो शब्द को तोड़ देते हैं। अभि प्लस कर्म और अनुदेशन मीन्स होता है निर्देश देना, यानी कोई भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु है उसे एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी पहले सरल फिर उससे थोड़ी हार्ड, यानी सरल से कठिन की ओर किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह व्यवस्थित कर दिया जाए जिसमें अध्यापक की आवश्यकता न के बराबर हो और छात्र अपने आप कार्य करें। तो सबसे पहली बात करें तो ये विधि क्या है, छात्र केंद्रित विधि है। ये कौन सी विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। ओके, इसमें छात्र की मुख्य भूमिका रहेगी। 2 नंबर की बात करें अगर छात्र क्रियाशील है तो विधि कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है ये। ठीक है, ये कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें कर्म है तो मतलब जो क्रिया कोई भी कर्म है वो क्या होता है, लगातार चलता है, निरंतर चलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अभिकर्मित जो शिक्षण विधि है वह पहला प्रश्न छात्र केंद्रित है, दूसरा मनोवैज्ञानिक है। अब इसके प्रतिपादक की बात कर लेते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि को वैसे तो बोलते हैं आधुनिक तकनीक। अभिकर्मित अनुदेशन विधि को बोलते हैं आधुनिक तकनीक, कि वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है वो यही है, आधुनिक तकनीक। इसके प्रतिपादन की बात करें कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था B.F. स्किनर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, B.F. स्किनर ने किया था। उसने बताया था कि अभिकर्मित जो अनुदेशन है वो कैसे होता है, और वो कौन सा विश्वविद्यालय था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये, कौन, B.F. स्किनर। अब इसकी बात करें तो इस विधि से पहले क्या इस तरह से शिक्षण नहीं होता था, ये विधि आई तभी शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं था। यूँ पहला अगर बात करा तो यूँ पहला एक आदमी आया, वो प्राचीन समय की बात करा तो प्राचीन समय की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, शुक्रात था। और शुक्रात ने इस विधि का प्रयोग कौन सी विधि में किया, तो प्रश्नोत्तर विधि में किया था। प्रश्नोत्तर विधि में इसका प्रयोग किया था। और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। कहाँ, साइको में एक आपकी विधि आती है, कौन सी, प्रश्नावली विधि आती है ना, और वहाँ आपको प्रतिपादक पूछते हैं तब आप क्या उत्तर देते हैं उसका, वुडवर्थ। तो ध्यान रखना दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ, और प्रश्नोत्तर विधि के कौन है, शुक्रात। तो कैसे याद करें, इसमें तर आ रहा है तो इसी तय और ये रहे। तो प्रश्नोत्तर विधि कौन थी, शुक्रात थे, और वुडवर्थ क्या है, प्रश्नावली विधि। तो इसे आधुनिक जनक भी कह सकते हैं। प्रश्नावली विधि का आधुनिक जनक कौन है, वुडवर्थ। प्राचीन की बात करें तो शुक्रात। तो शुक्रात ने जो अगर बात करें, शुक्रात ने इस विधि का अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि का प्रयोग अपनी प्रश्नोत्तर विधि में किया था। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, प्रश्न दिया जाता है, ठीक है, बालक से प्रश्न किया, बालक उसका उत्तर देता है। अब उत्तर दे देता है तो आगे वाला प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही होता है। परंतु ये विधि कारगर इसलिए नहीं थी कि इसमें जैसे प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे मैंने एक बालक से प्रश्न पूछा, कक्षा में 30 बच्चे हैं, मैंने एक बालक से प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, ये मैंने प्रश्न पूछा सुकरात मेथड से। एक बच्चे को पूछा, उसने पहले खटक खड़े होते ये कह दिया कि गुरुजी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब जो 29 बच्चे शेष थे उनके माइंड में जो प्रश्न आ रहा था, जो उत्तर आ रहा था, वो क्या बाहर निकल के आया, नहीं आया। तो बालक इस विधि से कम सीखते हैं, इसीलिए इस विधि में कमी थी। और इस कमी को पूरा किसने किया, अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। इसमें क्या होता है, जैसे प्रश्न एक व्यक्ति से क्लास में प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है,
तो पहले तो एक बच्चा ही उत्तर दे पाता था, 29 के जो प्रश्न होते थे वो मन में ही रह जाते थे, इसलिए उनमें उत्तर नहीं देने की क्षमता थी। परंतु अब क्या हो रहा है, अब जैसे एक प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर सभी बालकों को देना होता है, वही तो है क्या प्रश्नोत्तर विधि का नया रूप। सभी बालक इसका उत्तर देते हैं, चाहे वो लिखित में दे चाहे वो कंप्यूटर पे दे, तो इसमें यह होता है। परंतु ये प्राचीन समय में इस विधि का प्रयोग किया गया और वर्तमान प्रतिपादक इसके BF स्किनर है। इन्होंने इसको सुधार करने के लिए इस विधि का प्रतिपादन किया था, BF स्किनर ने, ठीक है। और BF स्किनर का साथ किसने दिया था या विकास किसने किया था, तो BF स्किनर का विकास या इस विधि का विकास करने के लिए BF स्किनर का सहयोग जो दिया था वो डॉक्टर प्रेसी थे, डॉक्टर प्रेसी। डॉक्टर प्रेसी ने डॉक्टर BF स्किनर का इस विधि अभिकर्मित अनुदेशन विधि का आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया या योगदान दिया था। तो कन्फर्म हुआ इसके प्रतिपादन BF स्किनर। ये किस विधि से संबंधित है, ये सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि का सुधारित या सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसमें होता ये है कि इसमें आपको एक विषय वस्तु दी जाएगी, एक विषय वस्तु, उसे क्या करना है, छोटे छोटे पदों में क्या कर दो, बांट दो, छोटे छोटे पदों में विभक्त करो, ठीक है। छोटे छोटे पदों में क्या कर दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए। कोई भी विषय वस्तु है, अपन देखते हैं थोड़े समय से पहले की बात करें, जब NCERT की बुक वगैरह नहीं लगती थी तब की बात करते हैं कि पहले जो मेथड होता था वो क्या होता था, पाठ, जैसे पाठ यहाँ है पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है महाराणा प्रताप, ये था पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। पाठ शुरू होता था यहाँ से और लास्ट में खत्म होता था यहाँ पे, बीच में कोई टॉपिक नहीं होता था, पहले ये मेथड था। क्या वर्तमान में ये शिक्षा प्रणाली लागू है, नहीं है, क्यों कि उसमें ये कार्य करने लगे। जैसे महाराणा प्रताप लेसन है, पहला पाठ है आपका या पहला अध्याय है महाराणा प्रताप, तो उसके अंदर पाठ को टुकड़ों में बांट दिया। जैसे पहला 1.1 यहाँ दे देगा परिचय, ठीक है। फिर 1.2 आरंभिक काल, ठीक है। 1.3 महाराणा प्रताप का बचपन या रण कौशल, युद्ध सीखना। नंबर 4, ठीक है, राज सिंहासन या राज्याभिषेक। नंबर 5 हल्दी घाटी का युद्ध। नंबर 6 उपसंहार। तो यानी पाठ को क्या कर दिया, टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे बच्चे को पढ़ने में क्या होता है, आसानी होती है और बालक उन छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बड़ा बना लेता है। तो ये इसी मेथड के आधार पे आजकल जो बुकें प्रकाशित हो रही है वो इस आधार पे हो रही है। तो इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है जिससे क्या होता है, जिससे बालक स्वरुचि, यानी जैसी उसकी रुचि है, आज 1 यूनिट पढ़ने की इच्छा है, चाहे कितनी हो, चाहे पूरा पाठ पढ़ने, तो बालक उसमें स्वरुचि के साथ क्या करता है, स्वरुचि के साथ अध्याय करता है। और कैसे, स्वाध्याय करता है, अपने आप ही करता है। अध्यापक की भूमिका नगण्य के बराबर है, सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, ठीक है। और ऐसा करने से जब बालक कोई भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में पढ़ेगा और उसका स्वयं अध्ययन करेगा, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेगा, तो ऐसा करने से क्या होता है, बालक के मन में जो प्रश्न उठते हैं, बालक के प्रश्नों का उत्तर कौन देगा भाई, वो खुद ही देगा। बालक के प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, वो खुद देगा। तो बालक के प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो क्या होता है, उसे स्वतः ज्ञात हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाए, मुझे इस पाठ में से क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है, उसे खुद रियलाइज होगा। तो बालक के प्रश्नों का उत्तर उसे स्वतः ज्ञात हो जाता है और ऐसा करने से उसे परिणाम क्या होता है, मालूम होता है। और परिणाम अगर उसे तुरंत मालूम हो जाए, किसी भी कार्य के तुरंत बाद उसे कार्य का परिणाम मालूम हो जाए, तो बालक में क्या आता है, पुनर्बलन आता है। तो ये सिद्धांत या ये अधिगम जो मेथड है वो किस पे आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक है। और जब पुनर्बलन मिलेगा तो व्यक्ति को कार्य करने में क्या बनेगी, रुचि बनेगी और वो अपने आप ही कार्य से क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, दोबारा समझा देता हूँ, समझ लीजिए आराम से। छात्र केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक है, इसमें कोई भी विषय वस्तु हो,
दी जाती है और उसे कैसे दी जाती है, छोटे छोटे पदों में व्यक्त कर दिया जाता है। फिर बालक उस विधि का क्या करता है, पढ़ता है, यानी उस विधि को क्या करता है, अध्याय को स्वाध्याय करता है, खुद करता है। कैसे, अपनी रुचि के अनुसार कि मुझे 1 पैरा पढ़ना है, मुझे 2 पैरा पढ़ना है, ठीक है, कन्फर्म हुआ। जैसे पैरा पढ़ता है फिर वो अपना क्या करता है, मूल्यांकन करता है। उसके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका उत्तर वो खुद ही ढूंढता है, यानी प्रश्नों का उत्तर वो क्या करता है, स्वतः ही ज्ञात करता है। और प्रश्नों का उत्तर जब वो स्वतः ज्ञात करता है, अगर प्रश्न का उत्तर सही आ जाए तो उसे क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और ऐसा करने से व्यक्ति कार्य में क्या लेने लग जाता है, रुचि लेने लग जाता है और वो मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। ये इसका मुख्य अर्थ था, किसका, अभिकर्मित अनुदेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें कि अभिकर्मित अनुदेशन कौन कौन से सिद्धांतों पे चलता है। देखिए प्रश्न आपका यहीं से बनेगा, ठीक है, कि अभिकर्मित जो अनुदेशन है वो कौन कौन से सिद्धांतों पर चलता है। तो सिद्धांत आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है। समझा देता हूं कि अभिकर्मित अनुदेशन कौन कौन से सिद्धांतों पर चलता है। इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर पहला मैंने आपको बताया, कोई भी विषय वस्तु से क्या करना है, छोटे छोटे पदों में बांटने। तो पहला सिद्धांत है छोटे सोपानों का सिद्धांत, छोटे सोपानों का सिद्धांत। समझा देता हूं क्या है कि कोई भी विषय वस्तु है, सबसे पहले अगर अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत आपको बालक को पढ़ाना है तो उस वस्तु को क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। क्योंकि बड़ी वस्तु देखने से बालक का जो माइंड होता है वो कन्वर्ट होता है कि इतनी बड़ी वस्तु मुझे याद नहीं होगी, अगर उसी वस्तु को टुकड़ों में याद किया जाए तो याद हो जाती है। आप देखते होंगे कि जब कोई पाठ का अंत हो जाता है, पाठ समाप्त हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले बालक को कौन से दिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। देखा होगा आपने एबेसेदा वाले। फिर उसको स्मृति पे आधारित कौन से प्रश्न दिए जाते हैं, खालिस्तान प्रश्न दिए जाते हैं। फिर उसको कौन से दिए जाते हैं, लघुरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, अति लघुरात्मक यानी 1 लाइन वाले अति लघुरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। और फिर कौन से लघुरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर कौन से निम्नात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसा करने से वो पूरा पाठ बालक के क्या हो गया, याद हो गया। और मैं शुरू में उसको ये प्रश्न दे दूं निम्नात्मक, तो बालक का मनोबल क्या होता है, गिर जाता है कि इतना बड़ा प्रश्न मुझे याद नहीं होगा। तो देखो पहले वस्तुनिष्ठ एबेसेद है, वो टिक कर देगा, जोश बनेगा, पुनर्बलन आएगा। तो खालिस्तान ये स्मृति पे आधारित होते हैं, तो स्मृति वाले इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें नहीं दिए, उसको थोड़ी थोड़ी चीजें याद होंगी। अब फिर 1 लाइन वाले, फिर उससे थोड़े से यानी 2 या 3 लाइन के, और फिर निम्नात्मक। तो ये क्रम है, किस आधार पर, अभिकर्मित अनुदेशन के आधार पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सिद्धांत है छोटे सोपानों का सिद्धांत, ठीक है, छोटे सोपानों का सिद्धांत। नंबर 2 की बात करें कि छोटे छोटे पदों में हमने इकाई को बांट दिया। अब ये करना जरूरी है, किसके अंतर्गत, अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत। फिर उसके बाद में क्या करना है, बालक से क्या करवानी है आपने, अनुक्रिया करानी है। तो इसके बाद में है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय समझ गया, एक्टिव, अनुक्रिया का रिस्पॉन्स, कि जब बालक किसी विषय वस्तु को ग्रहण करता है, एक तो अध्यापक पढ़ाए तब, एक वो खुद बालक करके सीखे। तो इसमें बालक खुद ही तो कर रहा है, छोटे छोटे सोपान उनको याद कर रहा है और उसका उत्तर खुद ही ढूंढ रहा है, यानी क्या कर रहा है, सक्रिय अनुक्रिया है, ठीक है ना। अगर जैसे सक्रिय अनुक्रिया का मतलब है प्रश्न का उत्तर उसे क्या मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा, प्रश्न का उत्तर उसे क्या मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। तो उसमें क्या आएगा, पुनर्बलन आएगा और वो कार्य की गति को क्या कर देगा, तेज कर देगा। यही तो है, ठीक है, यही तो इस विधि का मुख्य नियम है कि प्रश्न खुद करेगा और उसका उत्तर खुद ढूंढ के उसके अंदर पुनर्बलन मिलेगा कि मैंने, हाँ मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता है, और वो उस कार्य की गति को क्या कर देगा, दुगुना कर देगा, तेज गति से वो पढ़ना शुरू कर देगा। फिर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में कहता है तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत, कि इसमें बालक को खुद आश्वासन तुरंत ही मिल जाता है। तुरंत का मतलब जैसे प्रतिक्रिया की, प्रश्न किया, उसे उत्तर नहीं आ रहा, वो पाठ्य पुस्तक में से देख लेगा, उसे क्या मिलता है, तुरंत आश्वासन मिलता है। अगर अध्यापक भी प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर उसे हाथों हाथ बताना चाहिए। अगर अध्यापक को नहीं, बच्चे को नहीं आ रहा है तो अध्यापक उसका क्या करे, पुनर्बलन डाउन न होने दे कि बाद में क्लास आधे घंटे की और वर्ष शुरू में पूछा उत्तर उसका लास्ट में बता रहा है, तो बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, समाप्त। तो उसे हाथों हाथ ही क्या दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, ठीक है। यानी बालक को सही और गलत की जानकारी तुरंत दे दी जाए कि आपका प्रश्न सही है, आपका उत्तर सही है,
क्या सही या गलत की तुरंत जानकारी देकर उससे आश्वासित किया जाए कि बेटा ऐसा करने से ये प्रश्न इस तरह गलत हुआ, तो तुरंत आश्वासन का सिद्धांत। फिर नंबर 4 है स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत। स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत। स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत का अर्थ है कि बालक की जो सीखने की गति है वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्वतः का अर्थ क्या होता है, अपने आप। गतिक्रम यानी बालक की पहले दिन वो एक चैप्टर छोटा सा पढ़ रहा है पैराग्राफ, दूसरे दिन उसे जिज्ञासा बढ़ेगी कि मुझे इसमें से प्रश्न आते हैं, वो उसकी कार्य की गति क्या कर देगा, दूसरे दिन वो 2 पैराग्राफ पढ़ेगा, तीसरे दिन वो 3, ऐसे धीरे धीरे उसकी क्या बन जाएगी, पढ़ने की क्या बन जाएगा, रिदम बन जाएगा। और 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आता है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। छात्र परीक्षण का सिद्धांत क्या, कि छात्र इसके अंदर परीक्षण करता है। यानी ये विधि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ये कौन सी विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। इसमें खुद छात्र क्या करता है, अपना परीक्षण करता है। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बालक को खुद करना चाहिए। और इसके अंदर बालक शारीरिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुरूप पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। जैसे कई तेज बालक हैं वो पूरा लेसन याद कर लेते हैं, कई सामान्य स्तर के बालक हैं वो आधा लेसन याद करते हैं, कई मंद बुद्धि के बालक हैं वो 2 ही प्रश्न याद। तो इस विधि में छात्र अपने हिसाब से क्या करता है, कार्य को करता है और उस कार्य को सीखता है, अधिगम करता है। तो इसीलिए विकर्मित अनुदेशन इन 5 सिद्धांतों पर चलता है। याद हो गए होंगे आपके, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आता है यहाँ से प्रश्न 101% रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में यहाँ से मिल जाता है आपको। कोई भी टेट हो उसमें ये प्रश्न जरूर मिलेगा। अब विकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधियों के प्रकार या शिक्षण विधि के प्रकार। चरण शिक्षण विधि के प्रकार कि जो विकर्मित अनुदेशन है जिसमें एक पाठ्यक्रम तैयार की गई, अध्यापक की आवश्यकता शून्य के बराबर होती है, छात्र केंद्रित है, बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें कितने प्रकार हैं, देखो जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनमें 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। परंतु मैं आपको एक जो पेपर में पूछा गया वो भी बताऊंगा कि चौथा प्रकार कौन सा है। जो बुकें आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी की पढ़ लेना या इस टॉपिक का आप लिख लेना नेट पे, आपको ये मिल जाएगा। उसमें सिर्फ 3 ही दिए हैं तो आप ध्यान रखेंगे। तो पहले की अगर बात करें, पहले का नाम है रेखीय या बाह्य अभिक्रम अधिगम, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर है आपका शाखीय या इसे बोल सकते हो आंतरिक अभिक्रम अधिगम। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में आप लिख सकते हो अवरोही, इसी को बोलते हैं मैथेटिक्स, ठीक है। और इसे बोलते हैं अभिकर्मित अधिगम। ये 3 प्रकार तो आपकी सभी बुकों में दिए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी वगैरह की बुकें हैं उनमें। और 4 नंबर पे आपको दिया गया है जिसे मैं बता रहा हूँ सैगणक, या इसका हिंदी इंग्लिश नाम मिल सकता है आपको कंप्यूटर अभिक्रम अधिगम। ये 4 प्रकार बताए गए हैं। ये चारों प्रकार आपको याद रखने हैं, इनके प्रतिपादक याद रखने हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वैसे डिटेल से कराऊंगा परंतु यहाँ ट्रिक से करवा रहा हूं, तो आप ट्रिक से ध्यान रखें। देखिए क्या नाम है, रेखा, रेखा नाम है। तो कोई भी आदमी है, कोई भी महिला है, कोई भी बच्चा, कुछ भी हो, वो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। और जब बूढ़ा होगा तो उसके चेहरे पे क्या पहचान आएगी, उसके चेहरे पे क्या आ जाएगी, रेखा आ जाएगी। और रेखा किस पे आती है, रेखा आती है स्किन पे। ये देखो स्किन जो होती है वो बूढ़े होने की निशानी होती है। तो स्किन पे रेखा नहीं आनी चाहिए, मतलब कौन है इसके प्रतिपादक, स्किनर।
रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। 1954 में दिया, इसका डिटेल करेंगे अभी। फिर आता है शाखीय या आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन। तो देखो शाखा, शाखा देखी होगी पेड़ की, पेड़ की शाखा जैसे ये है, ये लो, ये शाखाएं हैं उसकी, ठीक है, ये पेड़ की शाखा है। तो शाखा पे कौन बैठता है? आपने देखा होगा पक्षी बैठते हैं, और बहुत तेज आंधी चल रही हो तो भी पक्षी उसी पे बैठे रहते हैं। एक हमारे घरों में एक जीव आता है, कौन? कौआ आता है ना, काऊ काऊ करता है, तो क्रो या क्राउ, तो वो शाखा पे बैठ जाता है। कैसे? बिना डर के, उसे डर नहीं लगता, क्रो को डर नहीं लगता, अर्थात वो बिना डर के बैठ, उसका यानी प्रतिपादक कौन है? क्राउडर। और किस तरीके से बैठा रहता है? नॉर्मल तरीके से बैठा रहता है। तो कौन है इसका? नॉर्मल क्राउडर। इसके प्रतिपादक शाखा पे कौन बैठेगा? कौआ बैठेगा। कैसे? बिना डर के, तो क्राउडर। फिर आता है अवरोही या मैथेटिक्स। आप जब पेपर हल करते हो तो आप सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हल कर देते हो। मैथेटिक्स यानी क्या होता है? अवरोही और आरोही कहाँ आते हैं? पहले तो ये देखो, मैथ में आते हैं, तो मैथ आ गया नहीं, ये देखो मैथ में अवरोही आरोही आते हैं। तो मैथ का जो प्रश्न हल करते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? हम गीले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, मैथ के प्रश्नों को गीले हो जाते हैं, गिल। और हम तो गीले होते हैं, परंतु हमारे जो बटन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? गिल बल्ट, याद रह जाएगा, गिल बल्ट। फिर आता है संगणक या कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर चलाते हो या संगणक, हिंदी में तो बोलते हैं, तो किस पे बैठते हो? स्टूल पे बैठते हो। तो इसका याद कर सकते हो आप, लॉरेंस कि लारे लारे बैठने घट है, क्या पर है? स्टूल पर, स्टूल आरो, ठीक है, स्टूल आरो। ये दो, ये इसके प्रतिपादक है कि कंप्यूटर पे हमें बैठना है तो किस पे बैठना है? स्टूल पे बैठना है। ऐसे याद कर लो इसे, स्टूल आरो और लॉरेंस। तो इसके मुख्य प्रतिपादक पूछता है पेपर में, कन्फर्म आपका एक प्रश्न आएगा इसमें से। अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इसके प्रतिपादक आपने याद कर लिया, आपको ट्रिक से याद करवा दी है। देखिए, फिर उसके बाद की अगर बात करें कि उसके बाद कहाँ क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर यही प्रश्न पूछ लेगा आपको कि भारत में अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ लाएगी, कब हुई? तो ध्यान रखना कब लाएगी, ये प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वप्रथम भारत में अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम 1963 भारत में 1963 में इस विधि का प्रयोग किया गया। और कहाँ किया गया? वो किया गया था इलाहाबाद प्रयोगशाला में, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग है इलाहाबाद प्रयोगशाला में, इसका प्रयोग किया गया। तो प्रश्न हो गया। फिर आपको पूछ सकता है कि कौन से राज्यों के अंदर सर्वप्रथम अभिकर्मित अनुदेशन को कौन से राज्यों में लागू किया गया। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है पंजाब, वैसे कोई क्रम नहीं है इनका। फिर याद रखना है गुजरात, और फिर याद रखना है महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं जहां अभिकर्मित अनुदेशन को विद्यालयों के अंदर शिक्षा के अंतर्गत लागू किया गया, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे थे प्रकारों की, तो पहला हमारे पास प्रकार था रेखीय या बाह्य। रेखा कहाँ आती है? बाहरी तो आती है, तो बाह्य ऐसे याद रख सकते हो। रेखा कहाँ आएगी? बाहर आएगी। रेखा स्किन पे नहीं आनी चाहिए, तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो इसके प्रतिपादन कौन थे? BF स्किनर, ये थे BF स्किनर। और कब दिया था ये? 1954 में दिया था, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत को, BF स्किनर ने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? इन्होंने इस सिद्धांत को नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। ये जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ये पूछ सकता है कि किस सिद्धांत पे लागू है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर लागू है। आपने देखा होगा, ये आपने साइको में पढ़ लिया, नहीं देखा तो अपना चैनल है राइज जोड़ के नाम से, वहाँ पे साइको के सारे वीडियो डाले गए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, राजस्थानी मारवाड़ी मिक्स लैंग्वेज में डाले गए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, राइज जोड़ के नाम से साइको के आपको सभी वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, ये किस पे आधारित है? ये पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक है।
तो ये भी किस पे आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें अधिगम जो होता है वो एक रेखीय होता है, अधिगम रेखीय होता है। अब रेखीय कैसे, नाम आ गया रेखीय, कैसे देखो इसमें प्रश्न देगा जैसे F1 F2 फिर F3 और जैसे इसी तरह चलता जाएगा। ये है F, यानी ये क्या है, अनंत है, ये लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। जो बीच में ये जगह दी गई है इसका मतलब है खालिस्तान। आपको प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको क्या देना है, खालिस्तान। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक आप अगले पद पर नहीं जा सकते। ये इसमें बाध्यता है कि ये प्रश्न जब तक आप हल ही नहीं करोगे, एक क्रम रेखा है, क्रम में जा रहे हैं ना, देखो रेखीय क्रम इसे बोलते हैं, एक रेखा में जा रहा है, सीखने की गति एक समान है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा, F1 का या खालिस्तान है, ये प्रश्न आप खालिस्तान नहीं भरोगे तब तक आप इस पद पर नहीं जा सकते, ना आपके पास कोई ऑप्शन है। बहुविकल्पीय नहीं होता, ये बहुविकल्पीय साखीय होता है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको स्मृति के आधार पे आपने जो पेरा पढ़ा उसे आप दोबारा पढ़ सकते हो। आपको ये छूट दी जाती है कि आपने जो प्रश्न पूछा गया F1 में और यहाँ खालिस्तान है, इसको भरना है और आपको नहीं आ रहा तो हम क्या करें, आप आगे वाले पद पे नहीं जा सकते। आप वो प्रश्न अपने पैराग्राफ में से पूछ रहा है तो उस पैराग्राफ को दोबारा रिवीजन करें। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा आप अगले सोपान पर नहीं जा सकते। समझ में आ गया होगा, ये सीधी सी बात है कि ये अधिगम ऐसा होता है कि ये लक्ष्य प्राप्ति तक रुकता नहीं है, यहाँ तक जाना है आपको लास्ट तक, तो लक्ष्य प्राप्ति तक ये रुकेगा नहीं। इसकी जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये अधिगम चलता रहता है। ठीक है, इसमें पहले जो भी आपने पेरा पढ़ा उस पेरे में से प्रश्न पूछेगा। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा, इसका उत्तर आपको देना था, आपको नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो ये प्रश्न छोड़ देगा और ये प्रश्न पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इसी प्रश्न का उत्तर आपसे बार बार पूछेगा और आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, चाहिए आपको पाठ्य पुस्तक की सहायता लेनी पड़े, उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना पड़े। आप अपनी चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां हो, आगे वाले में आप नहीं जा सकते। ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी रेखीय बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। तभी तो उसे पुनर्बलन मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो वो क्या करेगा, पाठ्य पुस्तक में देखेगा और उसे प्रश्न का उत्तर मिला तो उसमें क्या आया, पुनर्बलन, फिर आगे वाले पे जाएगा, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आया, अभी प्रेरित हुआ कि हाँ ऐसे होता है, फिर इसका उत्तर देगा, ऐसे ऐसे करते वो सभी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये था आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। फिर 2 नंबर पे आपका आता है, 2 नंबर पे आता है आपका शाखीय, और शाखीय को हमने नाम दिया था आंतरिक। शाखा कहाँ होती है, पेड़ के अंदर ही तो होती है, ऊपर, यानी शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादन कौन थे, किसने किया इसका प्रतिपादन है, ये किया था नॉर्मन ए क्राउडर। कब किया था, सेम तारीख याद रखनी है, कब, 1954। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये जो पहले प्रयोग किया गया था, ये किया गया था लड़ाकू जो विमान होते हैं ना उनके लिए बनाया गया था। लड़ाकू विमानों की खराबी, लड़ाकू विमानों की खराबी को सही करने के लिए ये शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन बनाया गया था। कि जैसे ये क्या होता है, लड़ाकू विमान थे, सैनिक थे, सैनिकों को पता नहीं होता था अब लड़ाकू विमानों पे रहेंगे कौन, सैनिक रहेंगे, अब मिस्त्री थोड़ी रहेंगे। तो उन्हें ऐसी टेक्निक बता दी जाए कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस समस्या का समाधान ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाया तो उनके लिए था ये, ठीक है, बनाया तो उनके लिए था, परंतु शिक्षा में भी इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षार्थी को कमजोरी कि शिक्षार्थी की क्या कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में वीक है वो, शिक्षार्थी को कमजोरी, किसकी क्या कमजोरी है, ठीक है, कठिनाई, कि इसके सामने क्या कठिनाइयां आ सकती है जो वो पढ़ेगा। ठीक है, वह त्रुटियों के विभिन्न पद देकर कार्य करवाया जाता है। यानी आपको कोई समस्या दे दी जाएगी फिर अलग से कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, उससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा,
अभिकर्मित अनुदेशन से रेखीय से, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। उसमें इस तरह के प्रश्न थे F1 F2 F3, ये फंक्शन फैक्टर है, कुछ भी याद कर लो अभी, F4 और फिर है F अनंत, ये अनंत है, लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब ये प्रश्न थे रेखीय में, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विकल्प दे देगा F2 F3 या F1 F2 F3। ध्यान रखना इसमें 3 ही विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ होता है, 3 विकल्प होते हैं। इसमें कितने विकल्प होते हैं? प्रश्न के 3 विकल्प होते हैं। ये पूछ सकता है कि सांख्य विकर्मित अनुदेशन में प्रश्न के कितने विकल्प होते हैं? 3 ही होते हैं, कहीं आप 4 मत कर देना, क्योंकि आप जो दोगे उसमें 4 होंगे, परंतु इसमें 3 ही विकल्प होते हैं। अब यहाँ क्या होता है? खालिस्तान होता है, सेम उसी की तरह, ठीक है। कठिनाई दे दी, कमजोरी, त्रुटियां, पद दे दिए, अब उनकी कठिनाई, अब वही प्रश्न डालेगा और उसके क्या दे देगा? 2 विकल्प दे देगा, हाँ या ना। अब बच्चा यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर लिखेगा, फिर आगे वाले पद पे जाएगा। ये कोई बाध्यता नहीं है इसमें, उसमें बाध्यता थी कि पहले वाला प्रश्न हल करोगे तो ही आगे जाओगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। वो छात्र अपनी इच्छा अनुसार उस पद को छोड़ सकता है और आगे वाले पद पर जा सकता है। और बालक का मन किया कि मुझे तो वो प्रश्न दोबारा करना है, तो बालक वापिस उस पद पर आ सकता है, परंतु रेखीय विकर्मित में ऐसा नहीं होता कि वापिस वो पहले वाले पद पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रश्न को क्या करके आया? सही करके आया, पूरा डिटेल से पढ़ गया। परंतु इसमें ये नहीं आया तो इस पर जा सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर कर लिया, बाद में माइंड में आया कि उस प्रश्न का ये उत्तर था, तो आप इस पहले पद पर आ सकते हो। बस इतना फर्क है दोनों में। और इसमें विकल्प होते हैं, उसमें विकल्प नहीं होते, ठीक है। तो अब बालक यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ लिख देता हूँ। बालक अगर प्रश्न का उत्तर दे रहा है गलत, तो उसका आपको क्या करना है? उपचारात्मक। यहाँ शिक्षक की भूमिका थोड़ा सा रोल रखती है, उसमें नहीं रखती। इसमें थोड़ा सा शिक्षक की भूमिका मुख्य रोल रखती है। उसमें बालक का क्या करना है? आपको उपचारात्मक निदान, उपचारात्मक निर्देश देना है कि बेटा आपने ये गलत किया था, ऐसे होगा। तो इसमें आप उपचारात्मक निर्देश दे सकते हो। देखिए आपके साइको में 2 शब्द आते हैं, एक तो उपचार शब्द आता है, उपचारात्मक उपचार शब्द आता है, और एक आता है निदान। तो ध्यान रखना, निदान और आपको लगता होगा एक ही है, नहीं है। ये है समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना, और ये होता है समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना। दोनों अलग अलग हैं। अब बालक को नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है? उसका समस्या का समाधान करना है, तो उसे आप उपचारात्मक निर्देश दे सकते हो, ठीक है। और ये छात्र पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ये था आपका सांख्य विकर्मित अनुदेशन। नॉर्मल क्राउडर ने दिया। शुरू में ये लड़ाकू विमानों की खराबी हो जाती थी, उसको खराबी को सही करने के लिए सैनिकों को क्या एक परीक्षण दिया गया था कि आपको ये अगर खराबी हो जाए तो ऐसा ऐसे छोटे छोटे पदों में सिखाया गया था। फिर शिक्षा के क्षेत्र में लेके आए। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी कमजोरी व त्रुटियों के विभिन्न पद दे दी जाते हैं और ऐसे प्रश्न देते हैं जिसके विकल्प होते हैं। विकल्प कितने? 3 होते हैं। और बालक स्वतंत्र होता है, वो आगे ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आगे वाले पद पर जा सकता है और वापस इस पद पर आ सकता है। परंतु देखिए विकर्मित अनुदेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, सही। ये था आपका सांख्य। अब आपका रह गया 3 नंबर मैथेटिक्स या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। 3 नंबर अवरोही या मैथेमैटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है। इसका प्रतिपादक कब किया गया था? 1962। देखिए कई किताबें 1962 कहेगी आपको, कई 1963, 64 जो भी, परंतु ऑथेंटिक बुक में 1962 ही है, ठीक है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गिलबर्ट ने किया था। थॉमस गिलबर्ट। आपको बता दिया था कि मैथ के जब सवाल हल करते हैं तो हम गिल्ले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, तो गिलबर्ट, ठीक है। थॉमस, यहाँ एक और रह गया, एफ गिलबर्ट है इसका नाम पूरा, ठीक है। तो ये इसके प्रतिपादक। इसमें क्या होता है? देखिए ये क्या हुआ था, ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका में गणित विषय की जो कठिनाइयां आ रही थी उनके समाधान करने के लिए इस परीक्षण को बनाया गया था, इस विधि को बनाया गया था कि अमेरिका के अंदर गणित के जो
दिक्कतें आ रही थी या समस्या आ रही थी, कठिनाइयाँ आ रही थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए ये बनाया गया था। तो किस विषय के लिए ये ध्यान रखना, इसमें नाम ही क्या आता है, मैथमेटिक्स, यानी गणित विषय के लिए ये उपयोगी है। और इसका प्रयोग विज्ञान में भी कभी कभी कर लिया जाता है, क्योंकि विज्ञान किससे रिलेटिव है, गणित से रिलेटिव है। ठीक है, तो अब उसकी बात करें तो ये अगर पूछ ले आपको कि ये जो है ये किस सिद्धांत पे चलता है, तो ध्यान रखना ये स्किनर का एक सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उसी पर आधारित है। ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उस सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, फिर अगर बात करें उसके अंतर्गत और क्या रह गया, हाँ इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जटिल, अभी बताया था मैंने, जटिल व्यवहार विश्लेषण, ठीक है, वह पुनर्निर्माण। तो आप ये बताइए जब आप प्रश्न करते हो तो आपके सामने प्रश्न क्या है, जटिल है, उसका आप क्या करते हो, तोड़ते हो, सूत्र लगाते हो, विश्लेषण करते हो, और फिर उसका प्रश्न का क्या करते हो, पुनर्निर्माण करते हो, उस जैसे ही प्रश्नों का क्या कर लेते हो, पुनर्गठन कर लेते हो। और वहां पर कौन सी विधि आएगी, ये आएगी। मैंने कहा टुकड़ों में तोड़ना है, प्रश्न दिखा जटिल था, फिर उसे क्या कर लिया, विश्लेषण, किसको मैं ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, पहले प्लस कर लेता हूँ, फिर माइनस, गुणा, भाग, जो भी है बोडोमास वाला सूत्र लगा लेता हूँ, और फिर उस प्रश्न का क्या कर लेता हूँ, पुनर्निर्माण, और उस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। सीधा ही आप सोचो कि हाँ x2 y2 इसकी स्क्वायर क्या होगी, ये होगी वो होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैथ में भी छोटे छोटे पदों को बढ़ाकर एक पूर्ण समूह बना दिया जाता है, जिससे उसे उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसे भी छोटे छोटे पदों में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाए, और उसके बाद में इसमें प्रदर्शन, अनुबोध, ये सब चीजें, प्रदर्शन का मतलब उस कार्य को करें, अनुबोध यानी ज्ञान लें कि ये प्रश्न इस मेथड पर आधारित है, आगे वाला जो प्रश्न होगा वो तुरंत कर दोगे आप, तो ये इस वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। तो इसमें क्या है, ध्यान रखना, इसमें विषय के स्वामित्व पर बल दिया गया है कि जो विषय के अंदर सूत्र बताए गए हैं वही सबसे बेस्ट है। तो विषय के स्वामित्व पर बल दिया गया है, किस पे, इस पे। और चौथा आपको बता दिया वो कंप्यूटर आधारित है, और वो वर्तमान में आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में शिक्षा की जरूरत बन चुका है, शिक्षा के अंदर भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए। और शिक्षा में आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो आप प्रश्न देते हो, प्रश्न कैसे दिए जाते हैं, देख लो, आपने ऑनलाइन अगर पेपर दिया है तो वो कंप्यूटर आधारित है, उसके प्रतिपादक कौन थे, यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर, परंतु आपको पूछे तो 3 ही देने, क्योंकि ऑथेंटिक बुकें 3 ही बताती हैं। सैगणक, अभिकर्मित, अनुदेशन, इसके प्रतिपादक कौन थे, आपको बताया था मैंने, किस पे बैठना है, लारे जाके किस पे बैठना है, स्टूल पे बैठना है, तो स्टोलेरो, स्टूल पे बैठना है, स्टोलेरो। इसमें कंप्यूटर पर पहले से किसी अध्यापक के द्वारा विषय वस्तु को अंदर समाहित किया गया है, फिर उसे छोटे छोटे प्रश्न बांट दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब तक आप उस प्रश्न को नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आपको नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट प्रश्न पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं जा सकते। ये तो है कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, इस महामारी में सबका सहयोग दें, बीमार व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मदद हो सकते हैं करें। तो जय भारत, जय राजस्थान।